नमस्कार दोस्तों, मैं जाहिदुल दीवान आप सबका स्वागत करता हूँ इडुमोटिव चैनल पर। JNU BA फॉरेन लैंग्वेजेस और आ, दूसरे जो विश्वविद्यालय में जो ईस्ट एशिया की स्टडी होती है उनके विद्यार्थियों के लिए मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ। और मैं समझता हूँ कि अगर ये प्रेजेंटेशन आपके किसी भी तरह कोई काम आए तो हम अपनी मेहनत को सार्थक समझेंगे। दोस्तों, मैं इस फील्ड का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन लगातार यूट्यूब के माध्यम से लोग मुझसे पूछते रहते हैं, मुझसे अनुरोध करते हैं कि आप इस तरह के अध्ययन सामग्री हमें प्रोवाइड करिए। दूर दराज के क्षेत्र से लोग पूछते हैं, उन्हीं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। चलिए आइए हम देखते हैं वीडियो के अंदर। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोरियन लैंग्वेज की। कोरियन लैंग्वेज साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों ही देश के ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया दोनों ही देश के ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये जो भाषा है 75 मिलियन लोग इसको बोलते हैं। 48 मिलियन लोग साउथ कोरिया के हैं, 24 मिलियन लोग नॉर्थ कोरिया के हैं। 2 मिलियन स्पीकर इसके चीन में है, 1 मिलियन स्पीकर इसके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। 500 मिलियन यानी कि 5 लाख लोग जापान और रशिया में भी है। ये जो लैंग्वेज है बेसिकली इसका जो ओरिजिन है वो अल्टाइक लैंग्वेज फैमिली से है, जो एशिया के एक लैंग्वेज फैमिली है जिसमें टर्किश, मंगोलियन और तंगुसिक जैसे लैंग्वेज भी इसमें आता है। और ये भाषा साइबेरिया से भी यूरेलिक लैंग्वेजेस और जापानीज़ जो लैंग्वेज फैमिली है उससे भी इसका जुड़ाव बताया जाता है। यहाँ तक कि भारत की जो द्राविडियन लैंग्वेज फैमिली है उससे भी इसको जोड़ा जाता है। ऑस्ट्रो एशियन लैंग्वेज फैमिली से भी इस लैंग्वेज को जोड़ा जाता है। इस लैंग्वेज के 2 स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो कि ये 2 स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ये बेसिकली 2 जो राष्ट्र है उस राष्ट्र के जो कैपिटल सिटी है उसे बोले जाते हैं। तो एक डायलेक्ट इसका जो है वो सियोल में है जो कि साउथ कोरिया में है, और एक है प्योंगयांग जिसमें ये जो नॉर्थ कोरिया की सिटी है कैपिटल है उसमें ये। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया ओरिजिनल डायलेक्ट इस भाषा की कई सारे डायलेक्ट्स भी है और डायलेक्ट्स भी है, जिसमें क्योंगसांग, चोंगछोंग, चोला, जेजू आइलैंड। तो ये सारे जो लैंग्वेजेस जो डायलेक्ट्स है ये इस देश में साउथ कोरिया में बोली जाती है। और नॉर्थ कोरिया के जो कुछ डायलेक्ट्स है जो बोली है वो है हामकोंग, फुंग। ये सब जो है इनकी डायलेक्ट्स है मिला के। तो मॉडर्न कोरियन राइटिंग सिस्टम है उसको हंगुल बोला जाता है। और ये जो स्टाइल है ये 1443 से ये वहाँ पे चल रहा है। हंगुल जो लिपि है, हंगुल जो स्टाइल है लिपि है उसमें हंगुल जो उसमें 24 वर्ण है, जिसमें 14 कंसोनेंट है मतलब व्यंजन है और 10 स्वर वर्ण है यानी कि बाउल्स है। कोरिया के जो भाषा है, जो कोरियन भाषा है, मूल रूप से चाइनीज़ भाषा से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, जो कि कन्फ्यूशियन क्लासिक से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उसी समय से इसका प्रभाव वहाँ पे चल रहा है। तो कुल मिला के ये मैं और लैंग्वेज के बारे में जो और भी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा एक पार्ट। अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। हम लोग लगातार विभिन्न प्रकार की तैयारी से संबंधित सामग्रियाँ हम इस चैनल में अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आपको भी इसकी ज़रूरत महसूस हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अंत तक देखिए। अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोरिया की। कोरिया जो चीन और जापान और रशिया
इन 3 देशों के बीच घिरा हुआ एक ऐसा देश है जिसका 2 भाग है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। इसके दोनों तरफ 2 सागर हैं, एक है येलो सी और एक है जापान, सी ऑफ जापान। तो इसमें जो है दोस्तों, ये कोरिया जो देश है, दोनों ही देश पहले भारत पाकिस्तान की तरह एक जैसा देश था, लेकिन 1910 तक भी ये एक देश था, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया एक इंडिपेंडेंट देश था। उसके बाद क्या होता है कि जापान वहाँ पे कब्जा करता है, जापानीज़ एम्पायर उस पर कब्जा करता है और जापानीज़ एम्पायर उसको अपने साम्राज्य में शामिल कर लेता है और 1945 तक वो जापानीज़ एम्पायर के अंदर ही रहता है। तब तक कोरिया का कोई विभाजन नहीं हुआ था, कोरिया एक ही था। दोस्तों 1904 में रशिया और जापान का एक बहुत ही बड़ा युद्ध होता है, जिस युद्ध में जापान जो है रशिया को हरा देता है। और आज जो जापान, आज जो कोरिया की जो हालत है, उस हालत के लिए उस युद्ध भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। हम आगे इसमें बताएंगे। जापान और रशिया जो है उनके बीच का जो युद्ध है वो मंचूरिया एक जगह है उसको लेकर हुआ था और उस युद्ध में जापान ने रशिया को हरा दिया था। लेकिन 1945 में जब जापान द्वितीय विश्व युद्ध हार जाता है, तो ये सवाल सामने आता है कि जापान के अंदर जो साम्राज्य है, उस साम्राज्य का अधिकारी कौन बनेगा। तो उसी मौके का फ़ायदा उठा के फिर से रशिया, मतलब सोवियत संघ उस समय के, फिर से जापान पर हमला कर देता है और मंचूरिया पे कब्जा कर लेता है। जापान जो है, उसके बाद क्या होता है कि अमेरिका इसमें हस्तक्षेप करता है और कोरिया की जो उस समय के जो सबसे बड़े जो आर्थिक कैपिटल था सियोल, उस सियोल सिटी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ये आदेश देता है कि कोरिया का विभाजन कर दिया जाए और उसी से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जन्म होता है। तो अमेरिका चाहता था कि नॉर्थ कोरिया जो है, कोरिया जो है एक पूरी तरह से कम्युनिस्ट फ्री कंट्री हो, लेकिन ये संभव कभी नहीं था क्योंकि मंचूरिया पर रशिया का कब्जा था और उस नाते, क्योंकि मंचूरिया जो है वो नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर से छटा हुआ है, तो उस नाते रशिया के पास ये पूरा मौका था कि वो नॉर्थ कोरिया को पर अपना कब्जा जमा लेते। तो नॉर्थ कोरिया पर इसी तरह से रशिया अपना कब्जा जमा लेता है और साउथ कोरिया जो है, साउथ कोरिया अमेरिका के हिस्से में चला जाता है और उसी से अमेरिका जो है वो संगमन री के नेतृत्व में साउथ कोरिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट कंट्री के रूप में स्थापित करता है और एक देश घोषणा करता है। और ये 1948 की बात है। ये इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसी तरह से जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ भी बैठा नहीं था और वो भी चाहते थे, जिस प्रकार अमेरिका ने साउथ कोरिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में स्थापित किया, उसी तरह से नॉर्थ कोरिया को भी एक कम्युनिस्ट कंट्री के रूप में यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ स्थापित करना चाह रहे थे। और उसी से वो वहाँ के जो फॉर्मर एक मिलिट्री लीडर थे नॉर्थ कोरिया क्षेत्र में ही, उनका नाम था किम इल संग। किम इल संग के नेतृत्व में नॉर्थ कोरिया को 1949 में, यानी कि 1949 में एक स्वतंत्र देश के रूप में घोषित करता है और आगे जाके वही एक फिर नॉर्थ कोरिया जो है एक डायनेस्टी वहाँ से शुरू होता है शासकों का। तो किम इल संग के 3 बेटे थे, जिसमें से किम जंग इल को सत्ता मिलता है। जो ये वंश वृक्ष को आपको समझना होगा कि किस तरह से वहाँ पे तानाशाही शासन का जन्म हुआ। और जैसे हमने कहा कि किम इल संग को सत्ता मिला रशिया के थ्रू और रशिया का यूएसएसआर का फिर भंग हो गया। फिर उनके 3 बेटे थे, 3 बेटे में से किम इल संग थे। किम इल संग को फिर से किम इल संग को सत्ता मिलता है और किम इल संग जो है अपने बेटे किम जंग इल को सत्ता सौंपते हैं। और किम जंग इल के 3 बेटे थे, उनमें से आज जो है किम जंग उन, आज के जो वर्तमान वहाँ के शासक है, वो किम इल संग के ही बेटे हैं। तो इस तरह से किम इल संग को
नॉर्थ कोरिया का इंटरनल प्रेसिडेंट घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि वो जैसे कि हमारे देश में जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी है, उसी तरह से जो नॉर्थ कोरिया है उसके राष्ट्रपिता किम इल संग है, उनको घोषित कर दिए गए। तो अभी ये है कि इस तरह से जो ये हम डायनेस्टी और ये ज्योग्राफी को जो हम समझे कि किस तरह से साउथ कोरिया, ये जो सामने मैप चल रहा है उसमें भी आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने इस मैप को लगाया है। और इसमें जो हम जो डिफरेंसेस है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच, वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि हमारे तैयारी की दृष्टि से फ़ायदेमंद होगा। तो डिफरेंसेस, जो कैपिटल है, नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है पियांग और साउथ कोरिया का कैपिटल है सियोल। पॉपुलेशन की दृष्टि से देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया का जो पॉपुलेशन है वो 25 मिलियन के आसपास है, और जो साउथ कोरिया है उसके जो पॉपुलेशन है वो 51 मिलियन से भी थोड़ा ऊपर है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया जीडीपी की दृष्टि से देखा जाए, अगर इकोनॉमी की दृष्टि से देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। साउथ कोरिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो $1800 है, और जो नॉर्थ कोरिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो $1800 है, और साउथ कोरिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो 35,000 से ऊपर है, 35,000 से भी ऊपर है। कहा 1800 और कहा 35,000। तो कुल मिला के बाद ये देखा जाए कि साउथ कोरिया जो है एक विकसित देश बन गया है और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में वो घुस चुका है। तो अगर हम मिलिट्री की दृष्टि से देखें तो नॉर्थ कोरिया जो है अपने जीडीपी के 25% वो मिलिट्री एक्सरसाइज में खर्च करते हैं, और साउथ कोरिया सिर्फ 2% या 2 या 3% ही अपने मिलिट्री एक्सरसाइज में खर्च करते हैं। क्योंकि आप ये देख सकते हैं, इसके कारण आप समझ सकते हैं कि जब जो साउथ कोरिया है उसका जन्मदाता थे अमेरिका, और जो नॉर्थ कोरिया है उसका जन्मदाता थे सोवियत संघ। जब सोवियत संघ का भंग हो गया तो साउथ कोरिया एक तरह से पितृहारा जैसा हो गया। इसका मतलब ये है कि वो बेटे जिसके पिता नहीं है, मर चुके हैं, तो एक तरह से पूरी तरह से बेसहारा नॉर्थ कोरिया जो अपने आप को महसूस करता है दुनिया में, जिसकी वजह से वो अपनी मिलिट्री पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। तो दोस्तों ये थी बेसिक्स कुछ जानकारी ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री के बारे में। और तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं साउथ कोरियन कंपनीज़ की। साउथ कोरिया की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से उसकी कंपनियों पर आधारित है, और जिसके वजह से पूरे विश्व में उनका नाम है। तो आप ये समझ सकते हैं कि साउथ कोरिया की जो इकोनॉमी है, साउथ कोरिया का जो आधार है, सब कुछ उसकी कंपनियां हैं। तो कंपनियां तो बहुत है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा मैं। अभी मैं सिर्फ आपको 10 प्रमुख कंपनी जिसके वजह से पूरे विश्व में उनका धाक है, मैं उन कंपनियों के बारे में, कंपनी का नाम आपको मैं बताना चाहता हूँ। अब सबसे पहला जो नाम है वो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की है, जिस कंपनी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। ये दुनिया के सबसे बिगेस्ट रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी में से एक है, और ये साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और साथ ही साथ ये कंपनी भारत में भी है, आप लोग जानते हैं। ह्यूंडई मोटर्स, कौन नहीं जानता आज के युग में ह्यूंडई मोटर्स को। भारत में इस कंपनी की जो है बहुत बड़ी पहुंच है, और ये जो है वर्ल्ड्स 5th बिगेस्ट कार मेकर कंपनी है। तो इसके बारे में भी आपको जानना है। पॉस्को के बारे में भी बहुत लोग जानते हैं। स्टील के क्षेत्र में ये दुनिया के 4th बिगेस्ट स्टील मेकर कंपनी है, जिसकी एक प्लांट भारत में भी है। किया मोटर्स ये साउथ कोरिया के लार्जेस्ट ऑटो मेकर कंपनी है। ऑटो मेकर मतलब ऑटोमोबाइल्स कंपनी, ये भी, इसका भी ब्रांच भारत में है। और इसके बाद ह्यूंडई मूवीज़, ठीक है, लीडिंग मेकर ऑफ ऑटो पार्ट्स, मतलब जो गाड़ियों की जो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है वो ह्यूंडई मूवीज़ है। फिर एलजी के बारे में कौन नहीं जानता। एलजी के बारे में आप जानते हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स ही बनाते हैं, और ख़ास करके गाड़ियों की जो बैटरी है उसके सप्लायर है बेसिकली। और ह्यूंडई हैवी इंडस्ट्रीज़ जो है ये लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग कंपनी है। ये साउथ कोरिया की सबसे बड़ी जहाज़ निर्माता कंपनी है। सैमसंग लाइफ इंश्योरेंस, ये बिगेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है
साउथ कोरिया की। फिर सिन्हान फाइनेंशियल ग्रुप, ये साउथ कोरिया की बैंकिंग सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। और SK साइनिक्स, ये वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट चिप मेकर कंपनी, मेमोरी चिप मेकर। आप जानते हैं जो मोबाइल में हम लोग मेमोरी चिप डालते हैं दोस्तों, ये तैयारी की दृष्टि से, फॉरेन लैंग्वेज की तैयारी की दृष्टि से, या एंट्रेंस या और भी किसी तरह की इकोनॉमी की दृष्टि से अगर देखें तो ये कंपनी का नाम जानना और इनके काम को जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन आना बहुत ही स्वाभाविक है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। खास करके जो कंपनियाँ यहाँ जो भारत में मौजूद है उनके बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं साउथ कोरियन लिटरेचर की। साउथ कोरिया में दोस्तों बहुत सारी अच्छी लिटरेचर लिखी जाती है और उसमें कम से कम 15-20 लेखक ऐसे हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, मतलब इंटरनेशनल रेनाउंड राइटर्स वहाँ पर है। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ आपको, बस मैं यहाँ कुछ ही नाम बता देता हूँ और इनके जो मास्टरपीस है उसके बारे में बता देता हूँ। शिन क्योंग सोक, ये नॉवेलिस्ट है और इनकी जो मास्टरपीस है, मतलब जो इनकी कृति है उसका नाम है प्लीज़ लुक आफ्टर मॉम। 2009 में ये पब्लिश हुई थी और इनको बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला था ये। उसके बाद है हान कांग, ये फिक्शन राइटर है। उनके जो कुछ प्रमुख कृति है वो है द वेजिटेरियन, द ह्यूमन एक्ट्स, और इनको मैन बुकर प्राइज़ मिला है जो कि इंटरनेशनल सबसे रेनाउंड, नोबेल के बाद सबसे रेनाउंड प्राइज़ होता है, वो उनको मिला हुआ है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है किम यांग हा, ये फिक्शन राइटर है और इन्होंने इनकी जो प्रमुख मास्टरपीस है वो है आई हैव द राइट टू डिस्ट्रॉय माई और डॉट 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 डॉट, ठीक है। और इनको साउथ कोरिया के ही एक प्रतिष्ठित पुरस्कार ये सांग लिटरेरी अवार्ड मिल चुका है। और उसके बाद हम आते हैं चौथे नंबर पे, इनका नाम है ये संग। ये थोड़ा पुराने राइटर है, 1910 के आसपास इनका जन्म था और इन्होंने जो लिखी है कृति, इनकी कृति का नाम है क्रॉस आई व्यू द विंग्स, ये एक अच्छी कृति है और इनका। और पाँचवें नंबर पे किंग सेओंगो, ये सेओल में इनकी जो कृति है उसका नाम है सेओल और विंटर 1964। ये कुछ प्रमुख राइटर्स के नाम हैं। और तो दोस्तों कुल मिला के ये आपके काम की चीज़ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप सारी कृति और अच्छे से पढ़ लीजिए।